नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। एक बार फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम डिस्कस करेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए उपयोगी होगा। और आज हम इस वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आज हम जानेंगे अपने भारत के संविधान के बारे में और बहुत सारी नई नई चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से जो भारत है उसने राज्यों को अपनी अंदर समेटा हुआ है। भारत को हम कहते हैं ना, विभक्त राज्यों का एक अविभाज्य संघ है, ना कि अमेरिका की तरह अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके साथ में कि क्या हम भारत की जो राज्य हैं इनको किसी विदेशी सीमा के साथ साझा कर सकते हैं या फिर किसी विदेशी क्षेत्र का क्या हम अधिग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको हम अभी वीडियो के मध्य में और अंत में अवश्य देखेंगे और उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या है, किस किस में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। संघ का मतलब ये है कि संघ के साथ कितने राज्य मिले हुए हैं। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके क्षेत्र जो हैं उनके बारे में पूरा का पूरा संविधान में बताया गया है। कहीं पर भी केंद्र शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, मतलब प्रयोग नहीं किया गया है। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप चाहें तो कहीं पर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। देखिए मैं बताती जाऊँगी आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं और एग्जाम में कई बार देखे गए हैं। हम कहते हैं भारत को राज्यों का संघ। जितने भी राज्य हैं भारत में इस समय पर कितने राज्य हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको बताना है, बीच में मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अभी हम देखते हैं कि राज्यों का संघ हम इसे क्यों कहते हैं। राज्यों का संघ इसलिए कहते हैं, भारत अर्थात इंडिया, ये 2 नामों से जाना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक भारत और दूसरा इंडिया। राज्यों का संघ होगा क्योंकि संविधान सभा ने दोनों नामों को स्वीकार किया गया है। संविधान सभा में इस बात पर कोई बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई थी, दोनों नामों से इसको स्वीकार कर लिया गया, जिसको हम इंडिया भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं। इसको इस तरीके से संविधान में लिखा गया है, इंडिया जो कि भारत है। हमारे संविधान का ढांचा संघीय है। मैंने इससे पहले जब संविधान की विशेषताएं बताई हैं उसमें मैंने आपको बता दिया है कि संघीय ढांचे के क्या क्या लक्षण होते हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। और ये सिर्फ अगर आप डिस्क्रिप्शन से नहीं देखना चाहते ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज टर्म्स पता होने चाहिए जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। जैसे संघीय ढांचा हो गया, अर्ध संघीय ढांचा हो गया, ये जो आगे मैं बताती जाऊंगी कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप संविधान को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारे संविधान का ढांचा संघीय है। BR अम्बेडकर, जिसे हम संविधान का पिता कहते हैं, इनको हम संविधान के पिता के नाम से भी जानते हैं, के अनुसार संघीय राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब जो हमारा संघ है, जो राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, संघ और राज्यों के बीच किसी तरीके का कोई समझौता नहीं है, जैसा कि अमेरिका के साथ है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये जो हमारे राज्य हैं वो किसी जो संघ है वो किसी समझौते का हिस्सा नहीं है, जो राज्य और संघों के बीच कोई समझौता हुआ हो तो समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे कि अमेरिका में दूसरी ओर कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। किसी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो संघ से अपनी स्वतंत्रता को अलग दिखा दे या अपने आप को अलग घोषित कर दे कि हम संघ से अलग हैं। कोई राज्य ऐसा नहीं कर सकता। इस समय पर 29 राज्य हैं, ऐसा कोई भी राज्य नहीं कर सकता कि वो ये बोले कि मैं संघ का हिस्सा नहीं हूं। ये हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो ये पूरा एक सम्मिलित संघ है, पूरा एक देश है जो प्रशासनिक कार्यों के लिए बटा हुआ है। आप एक चीज को समझिए, प्रशासनिक कार्य मतलब इतने बड़े देश में इतने सारे राज्य हैं, इन सबको एक साथ चलाना, एक साथ मिला के चलाना मुश्किल है। तो क्या है, प्रशासन के तौर पर सभी को अलग अलग बांटा गया है। प्रशासन की जो इकाइयां हैं संघ में और राज्य में बराबर हैं, दोनों जगह एक जैसे प्रावधान किए गए हैं।
वहाँ अगर राज्यों में विधानमंडल है तो संघ में संसद है। इस तरीके की चीजें, शक्तियों का विभाजन भी किया गया है, बंटवारा भी किया गया, लेकिन अलग होने का अधिकार राज्यों को नहीं है। अनुच्छेद 1 के अनुसार अगर हम देखेंगे, भारतीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेंस के लिए और आपके प्री के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा है संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अधिग्रहण का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं अधिग्रहण करने के लिए। जैसे संधि के अनुसार किसी देश से अगर संधि हुई है तो खरीद कर, उपहार या लीज में कोई चीज ली है, व्यवसाय के तौर पर, जीत कर या हार कर, ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे भारत सरकार किसी राज्य क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकती है। जैसे कि संविधान लागू होने के बाद भी अधिग्रहण किया गया है। जैसे कि क्षेत्रों में दादर नगर हवेली को अगर देखा जाए, दादर और नागर हवेली को, गोवा, दमन और दीव को, पुडुचेरी को और सिक्किम को, ये बहुत सारे ऐसे मतलब जगह हैं जिनको हमने संविधान लागू होने के बाद भी अपने क्षेत्रों में सम्मिलित किया है। तो संविधान के अनुसार किसी राज्यों में समान व्यवस्था लागू होती है। जितने भी हमारे राज्य उन सभी में क्या व्यवस्था होती, समान व्यवस्था लागू है। हाँ, कहीं कहीं पर ऐसा है कि हमने विशेष दर्जा दे रखा है कई राज्यों को, वो पिछड़े हैं इसलिए दे रखा है, या कहीं पर ऐसी सिचुएशंस है जहां पर उनको सहायता की जरूरत है तो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आप कई बार देखते होंगे न्यूज में या जनरली आप पढ़ते होंगे कि कई राज्य इस बात की डिमांड करते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। इस बात का क्या मतलब होता है? विशेष राज्य का दर्जा जब जिनको चाहिए होता है उनके लिए एक चीज होती है कि उन्हें जो केंद्र सरकार है उससे वित्तीय सहायता ज्यादा मिलने लगती है। उनकी जो योजनाएं होती हैं, उनके लिए जो पैसा आवंटित किया जाता है वो उन्हें ज्यादा मिलने लगता है। इसलिए राज्य चाहते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। जैसे कि बिहार समय समय पर मांग करता रहता है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। ये जो विशेष राज्य के दर्जे की शुरुआत है 1969 में हुई थी और इससे पहले केवल 3 राज्यों को ही विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसमें असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। लेकिन इस समय पर अब ऐसे 11 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से वो 11 राज्य हैं ये आप हमें बताएंगे जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो अगर ये सारी चीजें हैं, समान व्यवस्था लागू की गई है लेकिन विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में जो अब एक चीज और रह गई इसमें कि विशेष राज्य का दर्जा किस भाग के अंतर्गत दिया गया है, तो ये दिया गया है भाग 21 के अंतर्गत। ये जो भाग है 21, इसके अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। आप, मैंने कहा ना, बताइएगा कौन कौन से राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। इसके अलावा 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में राज्यों के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। जो भी जातियां या जनजातियां पिछड़ी हैं उनके लिए भी हम विशेष उपबंध करते हैं। हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो कमजोर हैं उनको हम विकास की मुख्य धारा से किस तरीके से जोड़ें, इसलिए संविधान में समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं और ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको आगे भी लाया गया है और उनके लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। मतलब संघ की जो व्यवस्था है उसमें राज्य क्या है, इसके एक तरीके के सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों का बंटवारा किया गया और उसमें वो हिस्सेदार है। दूसरी तरफ केंद्र शासित क्षेत्रों तथा केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों पर सीधे केंद्र का शासन होता है। ये यहाँ से इतने छोटे छोटे पॉइंट हैं, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग। शुरुआत के जो कुछ चैप्टर्स हैं संविधान में वो बड़े ही कंफ्यूजिंग हैं, लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आते। उन्हें लगता है पढ़ने के बाद कि उनका चैप्टर तैयार हो गया है। अभी आप आगे नागरिकता भी देखेंगे, इतने क्लॉज, इतने प्रावधान हैं उन चीज़ों में कि जो क्वेश्चंस जनरली आप देखते आए हैं एग्जाम्स में वो तो आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन थोड़े भी डीप जाना शुरू होते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में आंसर हम टिक करें और किस में नहीं। तो मेरा ये मानना है और ये कहना है कि अब आपको बहुत विस्तार से और बहुत समझ के और संक्षिप्त करने के पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आप किसी एग्जाम में अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो अगर इसमें देखिए कह रहा है कि दूसरी तरफ केंद्र शासित क्षेत्रों तथा केंद्र द्वारा
अधिग्रहित क्षेत्रों पर सीधे केंद्र का शासन होता है, लेकिन भारतीय संघ के राज्य आर्थिक सहायता के लिए संघीय सरकार पर ही निर्भर करते हैं। जो भारत के राज्य हैं वो संघ आर्थिक सहायता उन्हें कहाँ से मिलती है? संघ से ही मिलती है। ये पूरा हम आगे आने वाले चैप्टर में जब राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा जानेंगे विस्तार में। जब राज्य की पूरी नीतियां समझेंगे और संघ की नीतियां समझेंगे तो देखेंगे कहाँ से उनके पास पैसा आता है। हर राज्य हो या संघ राज्य हो, कहीं ना कहीं से तो उनके पास इनकम का कोई सोर्स होता है ना। ये एक वाइड टॉपिक है और बिल्कुल अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि भारतीय संघ राज्य जो है वो आर्थिक सहायता के लिए संघीय सरकार पर निर्भर करते हैं। वे अलग से विदेशों से सीधे व्यापार करने एवं ऋण लेने का अधिकार नहीं रखते हैं। ये देखिए कि किस तरीके से, इसीलिए कहा जा रहा है ना कि जो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते, वो संघ की बिना परमिशन के कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, चाहे वो विदेशी संधि हो या फिर व्यापार हो या फिर ऋण लेने का अधिकार हो। ऐसे कोई भी काम राज्य बिना संघ की परमिशन के नहीं कर सकते हैं। अगर किसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई आपातकाल आता है, किसी भी तरीके का आपातकाल भी हम देखेंगे, 3 तरह के आपातकाल है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो अगर आपातकाल की घोषणा होती है तो हम संपूर्ण व्यवस्था जो होती है वो सीधे सीधे संघ में मिल जाती है। मतलब हम एक यूनिटी की तरह काम करेंगे, एक संघ की तरह काम करेंगे, उसमें कोई ऐसा फिर अलग होने वाला मामला नहीं रह जाएगा। तो संपूर्ण व्यवस्था एकात्मक राज्य के रूप में कार्य करने लगेगी। सब कुछ जो होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? संघ के अंतर आ जाएगा, संघ के अंदर आ जाएगा। ये इतने अहम और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यहाँ से संविधान के। अगर आपने शुरुआत के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो संविधान के जितने भी चैप्टर्स हैं आगे के आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगे। और अगर आपने इनको जल्दबाजी में स्किप कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छी पकड़ संविधान पे बना पाएंगे। संविधान की विशेषताएं हो गई, संविधान की प्रस्तावना हो गई, संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, कुछ चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ना केवल मुझे लगता है पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए, बल्कि ये सभी के लिए उपयोगी है। और अगर आपको इसी बात पे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बिल्कुल भी चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारतीय संसद को यह शक्ति दी गई कि वह विधि द्वारा अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना कर सकती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 2 में क्या वर्णित किया गया है। ये आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद वो आपसे आंसर की उम्मीद करेंगे। तो नए राज्यों का संघ में प्रवेश करना या फिर उनकी स्थापना करना, ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद 2 में। वहीं अनुच्छेद 3 में बताया गया है नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं व नामों में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान है और संसद में साधारण बहुमत से पारित कानून द्वारा नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकते हो आप, पहले से विद्यमान जो राज्य हैं या क्षेत्र हैं या उनकी सीमाएं हैं या उनके नामों में परिवर्तन करना है। इस सभी का क्या है? इन सभी का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों को संघ में जोड़ना। समझने की बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो जो अनुच्छेद 2 है उसमें यह कहा गया कि नए राज्यों को, अगर जैसे कि अभी कोई भी राज्य मान लो 2 बनाए जाते हैं तो आप उसे संघ में सम्मिलित कर सकते हैं, अनुच्छेद 2 में दी गई, और उनकी स्थापना कर सकते हैं। अब वही बात आती है अनुच्छेद 3 की, पहले से विद्यमान है या फिर नए हैं, अब उनके नामों में परिवर्तन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है, इन सभी का प्रावधान किसमें है? ये है अनुच्छेद 3 में। और संसद में ये सारे काम कैसे किए जा सकते हैं? साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। ये एग्जाम में यूपीएससी में कम से कम कुछ नहीं होगा, पेपर उठा के देखिएगा, दसियों बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जितनी भी स्टेट लेवल के हायर एग्जाम है उनमें यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे यही चीजें स्किप करते हैं। तो आपको ये चीज बहुत बारीकी से समझनी है कि कौन कौन से प्रावधान किस किस के अंदर हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक जो होगा वो राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद में किसी भी सदन में नहीं लाया जाएगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात करी गई। लेकिन नए राज्य का निर्माण और जो पहले से विद्यमान राज्य हैं या उनके क्षेत्र हैं या सीमाएं हैं, इनके नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी, लेकिन जो प्रावधान लाया जाएगा या जो विधेयक लाया जाएगा वो राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना
संसद के किसी भी सदन में नहीं लाया जा सकता। ये पहला कितना छोटा था, लेकिन अगर आप इसे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डालने की पूरी कोशिश की है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार आप कोई भी बुक उठा के इसको एक बार और अच्छे से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा कि मैंने आपको कैसा समझाया। राज्यों की पुनर्गठन की प्रक्रिया, क्यों ये टॉपिक उठा, पुनर्गठन की प्रक्रिया देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद, देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या था, इतने सारे राज्यों को, जो देसी रियासतें थी, इतने राज्य थे, इन सबको मिला के चलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज पॉइंट था सभी के लिए, जो उस समय के नेता थे या उस समय के जो लोग सत्ता में थे। एक बहुत बड़ी बात होती है, कुछ लोग उस समय पर कह रहे थे कि भाषा के आधार पर हमारे राज्य को अलग कर दिया जाए। अब देखिए, भारत को हम कहते हैं विभिन्नताओं में एकता है। अब साउथ में भाषाएं बहुत सारी अलग हैं, अब नॉर्थ में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, तो इतने सारे अगर सब जगह हर चीज़ को भाषा के अनुसार अगर सभी चीज़ों को बांट दिया जाता, तो उस समय के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका ये मानना था कि भारत बहुत सारी चीज़ों में बट जाएगा और लोगों की सोच भी बिल्कुल अलग हो जाएगी, उनकी संस्कृति, उनकी समाज, उनका सब कुछ बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये जो भाषाई राज्य के आधार पर बातें आई सामने, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। उन लोगों का कहना था कि हमारे राज्य की जो भाषा है बिल्कुल अलग है, अब जो चीज़ें मिली हुई हैं एक दूसरे से उनको काट काट के अलग किया जाए, मतलब उनके हिस्से अलग किए जाएं, जिसके कारण संविधान सभा ने नवंबर 1947 में एस.के. धर आयोग बनाया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषाई आधार पर जो आयोग बना था उसका क्या नाम था, एस.के. धर। तो एस.के. धर आयोग बनाया गया और आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और कहा कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार, मतलब जो आधार है वो भाषा न होकर प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए। मतलब भाषा के आधार पर मत बांटो, बड़ा है तो उसे प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा जाए। जैसे कि अगर हम याद करें वो चीज़ बंगाल के विभाजन के टाइम पर जो कर्जन ने बहाना दिया था कि हमने इसको प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा, जबकि वो बांटा किस आधार पर गया था, हमने पूरा डिस्कस किया था कि वो हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाकों की वजह से उसको बांटा गया था। तो प्रशासनिक सुविधा को मतलब जो आधार है वो भाषाई आधार ना होकर प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। ये बात किसने कही थी, ये कही थी एस.के. धर आयोग ने। और इससे अब इस बात से जो लोग मतलब भाषा के पक्ष में थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो, वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया। तो हुआ क्या, एक फिर से कमेटी गठित की जाएगी। 1948 में एक और कांग्रेस की समिति बनी। इस समिति में कौन कौन सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इसको हम जेवीपी समिति के नाम से भी जानते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये समिति जो है जेवीपी समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1949 में और कहा कि ठीक है भाई, भाषाई आधार को हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन ये भी इस भाषा को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन भाषाई जो आधार पर मांग उठ रही थी वो राज्यों में इतना ज़्यादा जोर पकड़ रही थी और इतना ज़्यादा आक्रोश फैल गया कि मजबूरन होकर 1953 में एक भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ जाता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन कुछ नहीं तो कम से कम 20 बार पूछा गया है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। वो 1953 में राज्य बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन उठते हैं। अब क्या हुआ, बाद में इसी समस्या के अध्ययन करने के लिए लगा भाई कितने भाषाई आधारित राज्य बनेंगे। तो इस समस्या के अध्ययन के लिए भारत सरकार ने 1953 में एक बनाया, फजल अली की अध्यक्षता में एक फिर से आयोग बनाया गया और इसका भी नाम एक पुनर्गठन आयोग बनाया गया, किनकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में ही। इसमें 2 सदस्य थे, फजल अली इसके अध्यक्ष थे और बाकी 2 सदस्य जो थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी और आयोग ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार स्वीकार कर लिया और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है उसको हम स्वीकार करते हैं। ये किस कमेटी ने कहा था, ये कहा था फजल अली की अध्यक्षता में जो आयोग बना था उस आयोग ने इस बात को स्वीकार किया था। मना किसने किया था, दोनों, पहले की एस.के. धर आयोग वाले ने और जो एस.के. धर आयोग था उसने भी, और जो जीवीपी कमेटी बनी थी उसने भी उस बात को नकारा था। लेकिन फिर भी जब इतना ज़्यादा विद्रोह बढ़ रहा था तो भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा। वो था
आंध्र प्रदेश। और इसके बाद दोबारा जो आयोग बनाया गया, इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों का, ये देखिए, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। कौन कौन थे वो प्रदेश, उनके बारे में भी जानते हैं। 1956 में भारतीय राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। ये कितने 14 राज्य जो थे ये शामिल थे। और केंद्र शासित में कौन कौन से थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और अमन द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस उठ जाते हैं। 4 राज्य से दे देंगे और बोलेंगे ये 1956 में ऐसे कौन से राज्य थे जो इसमें शामिल नहीं थे, जो बाद में बने उनको 1-2 को वो डाल सकते हैं। तो आपको कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जब आप इन्हें बार बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आने लगेंगी, और फिर आप इसे अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करिएगा कि किस तरीके, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं एक बार पूरा का पूरा अपने दिमाग में सोचिए कि उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्यों, क्या, कैसे, अपने आप से ही उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। अब 1950 के बाद जो राज्य बनाए गए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, मैंने बताया आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य पर, भाषाई आधार पर जो राज्य बना था वो पहला राज्य था। और कब बनाया गया था? 1953 में भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था, और बना था गुजरात। महाराष्ट्र बना 1960 में, जो था मुंबई राज्य को 2 भागों में बांटा गया था। 1960 में मुंबई राज्य को 2 भागों में बांटा गया, गुजरात और महाराष्ट्र। किस किस में? गुजरात और महाराष्ट्र। तो 1960 में 2 राज्य बने। केरल जो बनाया गया वो बनाया गया कोचीन के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोडे को मिलाकर बनाया गया एक राज्य नया, केरल। क्या बनाया गया? केरल। आगे कर्नाटक जो बना उसका बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम के 1956 के द्वारा मैसूर राज्य से इसको अलग कर दिया गया और इसे बनाया गया। राज्य अधिनियम 1973 में इसे कर्नाटक नाम दिया गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसे कर्नाटक नाम कब दिया गया, तो इसे कर्नाटक नाम दिया गया 1973 में। अब अगर बात करेंगे नागालैंड की, तो नागालैंड जो है वो नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के ट्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड का गठन किया गया था। अब अगर हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बारे में। और 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया था। इसके पीछे थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं क्या था। हरियाणा और चंडीगढ़ का जब गठन हुआ उसके बाद जो सिख थे उनकी भी एक अलग राज्य की मांग उठने लगी, और उन्होंने कहा कि सिंह गृह राज्य को भी हम, मतलब पंजाब को इस तरीके का सिंह गृह जो राज्य है उसकी तरह से हम बनाएंगे, और इसकी मांग उठने लगी। ये मांग उठी थी अकाली दल के एक बहुत मशहूर नेता थे मास्टर तारा, उनके नेतृत्व में ये मांग उठी। इसके बाद एक आयोग बनाया गया, शाह आयोग बना। शाह आयोग 1966 में बना और इसने सिफारिश की कि क्यों नहीं हम पंजाब को, जो पंजाबी भाषी हैं उनको अलग, क्योंकि हम इस बात को तो स्वीकार कर ही चुके थे कि भाषाई आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। तो कहा गया कि पंजाब जो है उसको, जो भाषा पंजाबी है उसके आधार पर एक पंजाब राज्य का गठन करेंगे, और हम गठन करेंगे हिंदी भाषी राज्य के तौर पर एक हरियाणा का। तो इस तरीके से पंजाब और हरियाणा का गठन हो जाता है। उसके बाद इसी से लगे जो क्षेत्र हैं पहाड़ी, आप नक्शा देखेंगे भारत का, उसमें देखिए तो इसी से लगे जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, इसको केंद्र शासित का रूप दिया गया था। लेकिन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, और ये एक 18वां हमारा राज्य बना था। इसके बारे में आपने समझ लिया होगा मुझे लगता। अब देखते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में पूर्वोत्तर भारत के मानचित्र में कई प्रकार के बदलाव आए थे। कब? 1972 में। इस तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला, और इसके साथ ही 2 संघ शासित प्रदेश अरुणाचल और मिजोरम भी अस्तित्व में आए।
इसमें क्या है कि जब जो मेघालय है उसको एक स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया था असम के अंतर्गत, और यह असम के उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना एक मंत्री परिषद था। लेकिन फिर भी मेघालय को ऐसा लगा कि इसकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से अलग कर दिया गया था। और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में जो परिवर्तन आया उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला, और इसके साथ 2 संघ शासित प्रदेश कौन कौन से बने, अरुणाचल एवं मिजोरम। अरुणाचल और मिजोरम के अस्तित्व में आने के बाद अब भारतीय राज्यों की संख्या 21 हो गई थी, जिसमें मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बना। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय किस सन में बने थे, या फिर ये कौन से नंबर के राज्य हैं। 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बताया गया था। क्या 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बताया गया। सिक्किम जो बना, ये एग्जाम में बहुत बार, स्पेशली यूपी पीसीएस में तो बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन उठा है कि सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का हिस्सा बना, भारतीय राज्य का। तो ये सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य की मान्यता प्रदान की गई और ये 22वां राज्य बना। इसमें हर लाइन से क्वेश्चन है। पहला तो यहीं से उठ सकता है कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको राज्य बनाया गया, तो सिक्किम किस सन में बना, 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और कौन से नंबर का राज्य बना, तो ये बना 22वां राज्य बना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा अस्तित्व में आए 1987 में। गोवा के बारे में अगर बात की जाएगी तो 1987 में ये हमारे अस्तित्व में आए। गोवा और दमन द्वीप का पुनर्गठन जो अधिनियम आया 1987 में, इसके द्वारा संघ दमन और दीव राज्य क्षेत्र बना रहने दिया और इसको गोवा को निकालकर राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। मतलब इनको गोवा को निकाल दिया गया और इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, बाकी जो था उसको वैसे ही रहने दिया गया। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ से कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं यूपी। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, सभी में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ जो बना वो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया 84वें संविधान संशोधन द्वारा। मतलब 2002 में जो संविधान संशोधन हुआ 84वां, उसके द्वारा छत्तीसगढ़ को किससे अलग कर दिया गया, मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया, ये भी 84वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया 2000 द्वारा। मतलब अगर आप देखें तो एक छत्तीसगढ़ और एक उत्तराखंड दोनों 84वें संविधान संशोधन द्वारा बनाए गए। इसका पहले का नाम उत्तरांचल था, जिसे बाद में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। झारखंड को भी देखिए बिहार से अलग करके बनाया गया और यह भी 84वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो अगर बात करी जाए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों के तीनों ही 84वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अलग राज्य बनाए गए। छत्तीसगढ़ बनाया गया मध्य प्रदेश से काटकर, उत्तराखंड बनाया गया उत्तर प्रदेश से काटकर और झारखंड बनाया गया बिहार से काटकर। अब थोड़ी सी एक और चीज़ है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने डालना जरूरी समझा कि नामों में परिवर्तन। पहले उत्तर प्रदेश को 1950 में क्या कहते थे, इनके जो नाम बदले गए, तो ये जो बदले गए, पहले उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था, संयुक्त प्रांत। तमिलनाडु का क्या नाम था, मद्रास। ये कुछ पुराने नाम हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। लक्षद्वीप का जो नाम था वो लकाद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन द्वीपी था। और जो उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, ये थोड़ा उल्टा लग गया है। ये पुदुचेरी का नाम इधर है, तो पांडिचेरी था इसका पहले नाम, और ये उड़ीसा का नाम पहले ओडिशा था। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और आज हमने इसमें जाना कि संघ किस तरीके से बना हुआ है और राज्य उससे अलग नहीं है। राज्य कभी भी अपने आप को संघ से अलग नहीं कर सकते। संघ चाहे तो राज्यों को मिला सकता है एक साथ, लेकिन राज्य ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मैंने डिस्कस किए इसमें,
कई बार यह भी पूछा गया है, क्या संसद को अधिकार है कि किसी भी राज्य क्षेत्र को समाप्त कर सकती है या फिर भारतीय क्षेत्र को विदेश या अन्य किसी को दे दे? तो ऐसा कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर आप देखेंगे तो 100वां संविधान संशोधन जो किया गया था 2015 में, उसमें भारत और बांग्लादेश के बीच इस तरीके की कुछ काम किए गए थे, जिसमें 51 जो हिस्से थे भारत के, वो बांग्लादेश ने भारत को दिए थे, और 111 जो हिस्से थे वो भारत ने दिए थे बांग्लादेश को। तो भारत एवं बांग्लादेश की जो सीमा है लगभग 4096 किलोमीटर की लगभग जो जमीनी सीमा है वो एक दूसरे से साझा करते हैं, और इस तरीके का प्रावधान उन्होंने उसमें किया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।